नमस्कार, डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम 24 की चुनौती में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। देश में आम चुनाव की घोषणा कुछ समय बाद हो जाएगी, लेकिन आम चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दल सक्रिय नजर आ रहे हैं। जनता के बीच जाने के लिए सभी दल अपने अपने एजेंडे को धार देने में लगे हुए हैं। ऐसे में डीडी न्यूज लगातार राष्ट्रहित के एजेंडे को आगे रखते हुए आपको आम चुनाव से जुड़ी पल पल की घटनाओं से रूबरू करवा रहा है। अपने खास कार्यक्रम 24 की चुनौती के जरिए साथ ही राजनीतिक पटल पर समय के साथ बदल रहे समीकरणों का सटीक विश्लेषण भी हम लगातार इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पेश कर रहे हैं। हमारी कोशिश है आपको ये बताने की किस दल या गठबंधन के सामने किस तरह की चुनौती आने वाले आम चुनाव के मद्देनजर खड़ी हो रही है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का ये खास कार्यक्रम 24 की चुनौती। देश भर में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बढ़ती सरगर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहे। पहले वो यूपी के संभल में श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि एक नया दौर आज हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और ये समय है कि हम उस आगमन का दिल खोलकर स्वागत करें। उन्होंने कहा कि ऐसे कई अच्छे काम हैं जो कुछ लोग मेरे लिए ही छोड़कर चले गए हैं और आगे भी जितने अच्छे काम रह गए हैं उनको भी संतों और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से वो पूरा करेंगे। कई ऐसे अच्छे काम हैं जो कुछ लोग मेरे लिए ही छोड़ करके चले गए हैं और आगे भी जितने अच्छे काम रह गए हैं ना, उसके लिए बस ये संतों का, जनता जनार्दन का आशीर्वाद बना रहे, उसे भी पूरे करेंगे। प्रधानमंत्री के इस बयान में मोदी सरकार की तीसरी बार वापसी का विश्वास स्पष्ट नजर आ रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारत पर दुनिया के बढ़ते भरोसे का जिक्र करते हुए कहा कि देश में मोदी की गारंटी की बहुत चर्चा है और पूरी दुनिया भारत को बेहतर रिटर्न्स की गारंटी मान रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसान, मजदूर, गरीब, दलित, पिछड़े का सम्मान करना ही नहीं चाहती। उत्तर प्रदेश की धरती के बेटे चौधरी साहब का सम्मान करना देश के करोड़ों मजदूर, देश के करोड़ों किसानों का सम्मान है। लेकिन दुर्भाग्य से ये बात कांग्रेस और उसके सहयोगियों को समझ में नहीं आती। दरअसल कांग्रेस गरीब, दलित, पिछड़े, किसान, मजदूर का सम्मान करना ही नहीं चाहती। आज देश में मोदी की गारंटी की बहुत चर्चा है, लेकिन आज पूरी दुनिया भारत को बेहतर रिटर्न्स की गारंटी मान रही है। वहीं इससे पहले रविवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए सरकार की नीतियों और सुशासन पर भरोसा जताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया को भी भरोसा है कि आएगा तो मोदी ही। अभी तो चुनाव बाकी है, लेकिन मेरे पास जुलाई, अगस्त, सितंबर के डेट पड़े हुए निमंत्रण दे करके। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि दुनिया के विभिन्न देश भी बीजेपी की सरकार की वापसी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। वो भी जानते हैं, दुनिया का हर देश जानता है, दुनिया की हर शक्ति जानती है, आएगा तो आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के लिए 370 सीट और एनडीए के लिए 400 सीट पार का लक्ष्य रखा है। दिल्ली में 2 दिन तक चले बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में इस पर मंथन हुआ। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष के लक्ष्मण ने बताया कि अधिवेशन के बाद पार्टी कार्यकर्ता जोश से भरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी 370 और एनडीए 400 के लक्ष्य के साथ
पार्टी तेलंगाना में भी बड़ी संख्या में सीटें जीतेगी। 370 जो बीजेपी जो टारगेट है और 400 सीट एनडीए का जो लक्ष्य है वो लेके हर बूथ पर हर हमारे जितने भी आज हमारे नव मतदाता हो और ज्यादा से ज्यादा करके युवा, महिला, किसान और गरीब इन लोगों को पहुंचाना और जितने भी लाभान्वित है उन तक पहुंचाने के लिए पोलिंग स्तर पर कार्यकर्ताओं को दिशा दशा दिया गया है। तेलंगाना अतीत नहीं है, तेलंगाना भी ये आज मोदी जी का छवि जो है और तेलंगाना का विकास के लिए मोदी जी का जो आज जितने भी राशि दिया गया वो भी आज तेलंगाना में भी बड़ी संख्या में हम सीट हासिल कर। एक तरफ प्रधानमंत्री आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहे तो वहीं प्रदेश की राजनीति में भी आज काफी हलचल देखने को मिली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और केंद्रीय मंत्री व अमेठी से बीजेपी की सांसद स्मृति ईरानी की जन संवाद विकास यात्रा से अमेठी की राजनीति और ज्यादा गर्माती दिखाई दी। स्मृति ईरानी ने कहा कि अमेठी की खाली सड़कें बता रही हैं कि वे राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं। उन्होंने राहुल गांधी को सिर्फ अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती देते हुए कहा कि अगर वो आश्वस्त हैं तो वायनाड जाए बिना अमेठी से चुनाव लड़कर दिखाएं। सोनिया गांधी के राजस्थान से राज्यसभा का नामांकन भरने पर भी स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि किसी ने नहीं सोचा था गांधी परिवार अपनी सीट छोड़ देगा। दरअसल राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, कांग्रेस अभी ये तय नहीं कर पाई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि अमेठी से कौन चुनाव लड़ेगा इसका फैसला सीईसी करेगी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोकने के लिए अखिलेश यादव ने जिस पीडीए को हथियार बनाया था अब वही उनके गले की फांस बन गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा को झटका देते हुए अखिलेश यादव के पीडीए की हवा निकाल दी है तो पल्लवी पटेल से लेकर सलीम शेरवानी तक पीडीए को सियासी हथियार बनाकर अब उन पर ही निशाना साध रहे हैं। इस बीच स्वामी प्रसाद मौर्य ने नई पार्टी बनाने की अटकलों के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उन पर कटाक्ष किया तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। ये सब जानते हैं कि वो सरकार में नहीं है, न उनकी सरकार केंद्र में है न प्रदेश में है, कुछ देने की हैसियत भी नहीं है और वो जो भी दिए हैं ससम्मान में वापस भी कर दूंगा क्योंकि मेरे लिए पद माने नहीं रखता, मेरे लिए विचार माने रखता है। वहीं पार्टी में जारी बगावत और अंतर्कलह के बीच सपा ने लोकसभा चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। सपा ने पहली लिस्ट में 16 उम्मीदवार घोषित किए थे और अब तक 27 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा समाजवादी पार्टी कर चुकी है। एक तरफ समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवारों की घोषणा करती जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर पेंच अभी भी फंसा हुआ है। कई दौर की बातचीत के बाद भी सीट बंटवारे पर फैसला नहीं हो सका है। यही वजह है कि सीट शेयरिंग पर स्थिति साफ होने तक अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने से इनकार कर दिया है। अखिलेश यादव ने दो टूक शब्दों में कांग्रेस को संदेश दिया है कि वो तब तक शामिल नहीं होंगे जब तक एक तरीके से समझौता नहीं होता। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। इस बीच बीएसपी प्रमुख मायावती ने इंडी गठबंधन को फिर से स्पष्ट कर दिया है कि लोकसभा चुनाव में अकेले उतरने का उनका फैसला बदलने वाला नहीं है। दरअसल इंडी गठबंधन के दरवाजे बीएसपी के लिए खुले होने के संबंधित उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे के बयान के बाद जब यूपी में अफवाहों और अटकलों का दौर शुरू हुआ तो बीएसपी प्रमुख मायावती फिर सामने आई और सोशल मीडिया मंच एक्स पर पार्टी की स्थिति को फिर से स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीएसपी की ओर से किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करने की बार बार स्पष्ट घोषणा की गई है। इसके बावजूद आए दिन गठबंधन संबंधी अफवाह फैलाई जाती है जो साबित करता है कि बीएसपी के बिना
कुछ पार्टियों की प्रदेश में सही प्रकार से दाल गलने वाली नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि बीएसपी के लिए अपने लोगों का हित सर्वोपरि है। मायावती ने कहा कि सर्व समाज, खासकर गरीबों, शोषितों और उपेक्षितों के हित व कल्याण को देखते हुए बसपा अपने फैसले पर कायम है। बीएसपी का देश भर में अपने लोगों के तन मन धन के सहारे अकेले अपने बलबूते पर लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला अटल है। उन्होंने अपने समर्थकों से अफवाहों से सावधान रहने को भी कहा है। इससे पहले भी मायावती बार बार कह चुकी हैं कि उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और चुनाव बाद गठबंधन के बारे में विचार कर सकती है। तो किस प्रकार से आज सियासी राजनीति करवट लेती नजर आ रही है, इस पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी इस वक्त जुड़े हुए, उनका हम स्वागत करते हैं। रामकृपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल आज यही, क्योंकि देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में काफी राजनीतिक हलचल लगातार बनी हुई है। प्रधानमंत्री का भी आज दौरा, विकास भी दिखाई पड़ा, आध्यात्म भी दिखाई पड़ा, आस्था भी दिखाई पड़ी। किस तरीके से इस बड़े दौरे और संदेश को देखते हैं आप? देखिए, 22 जनवरी को जो अयोध्या से शुरुआत हुई, तो आप देखिए कि पूरा परिदृश्य बदल गया। 22 जनवरी के पहले पिछले 6 महीनों से एक कयास था कि बीजेपी को हटाना है, एक कैंडिडेट के खिलाफ विपक्ष का एक कैंडिडेट होगा। लेकिन अगर आप ध्यान दीजिए तो 22 जनवरी के बाद बीजेपी को हटाना है, ये विमर्श का सेंटेंस ही अब गायब हो गया है, मीडिया से भी गायब हो गया। अब सारा ये पलट गया कि कितनी सीटें पर रोकना है। यानी विपक्ष अब यह है कि कैसे इनका जो फार्मूला है 400 और 370 का, उससे कम किया जाए। तो पहली बात तो यह है कि जब विमर्श का वो विषय ही बदल गया, आज कोई विरोधी दल ये नहीं कह रहा है कि 2024 में मोदी को हटाना है, बल्कि इंडिया अलायंस के एक बड़े विपक्षी नेता आप पार्टी ने तो कह दिया है कि 29 की लड़ाई है। अब आप सोच लीजिए, तो उसी क्रम में मोदी जी ने जो अभी दो दिन पहले जो राष्ट्रीय सम्मेलन में जो बात उन्होंने कही थी, आज उत्तर प्रदेश में गए और कल की धाम का जो उन्होंने वहां पे आधारशिला रखी, जो उन्होंने एक बात बहुत स्पष्ट कही कि मोदी जी का जो मिशन है वो 2024 नहीं है जी, वो 24 साल आगे की बात कर रहे हैं। 24 साल बाद का 2047-48 का विकसित भारत कैसा होगा, जब एक पॉलिटिकल पार्टी इतना बड़ा लक्ष्य लेकर के इतने आगे की बात सोच के चल रही हो जी। और उन्होंने आज एक बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा था आस्था भी आजीविका भी। ये मूल मंत्र है। मनुष्य अगर है तो उसका पेट भी है और नाक भी है, उसकी अपनी पहचान भी है, आजीविका के संसाधन भी हों जी, उसको हर तरह से विकास के रास्ते पर वो आगे बढ़े, लेकिन अपनी पहचान और अपनी गरिमा, अपनी आस्था, अपनी सांस्कृतिक चेतना के साथ जी। तो दोनों लक्ष्यों पर है। इस तरह से मोदी जी आज उस कल की धाम में भी एक विकसित भारत, जिसमें एक तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की बात हो रही है और एक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है। तो देखिए, मोदी जी चुनाव से वो तो ये मान चुके हैं जी, देश मान चुका है कि मोदी आ रहे हैं जी। रामकृपाल जी, आप जो बात ये कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी कहें, एनडीए कहें, प्रधानमंत्री मोदी कहें, उनकी स्पष्ट नियत, विजन दिखाई पड़ रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष अभी आपसी खींचतान में ही उलझा हुआ कि हमको करना क्या है। एक तरफ दिशा दिखाई पड़ रही है, एक तरफ दिशाहीनता दिखाई पड़ रही है। आपको लगता है कि मौजूदा दौर में इस वक्त यूपी जैसे राज्य में जहां पे 80 लोकसभा सीटें हैं, वहां पर कांग्रेस और सपा के बीच में अभी तक तय ना हो पाना और राहुल गांधी की यात्रा में अखिलेश यादव का जाने को लेकर शर्त लगा देना, यह भी दिखाता है कि जो कुछ गुंजाइश बची है वो भी लगभग अब नगण्य होती दिखाई पड़ रही है। अभी आपने एक तथ्य सामने रखा कि 27 सीटें समाजवादी पार्टी कैंडिडेट घोषित कर चुकी। तो जब 80 में से 27 सीटें ऑलरेडी कैंडिडेट घोषित हो चुके हैं,
तो सीट एडजस्टमेंट की वार्ता क्या हो रही है? ये वार्ता नहीं हो रही है। ये ऐसे ही हो रहा है जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो जीती हुई ताकतें थीं वो कुछ लिख करके कहती थी कि इस पे साइन कर दो। आज अखिलेश जिस तरह से 27 सीटें वो डिक्लेयर कर चुके हैं, उसका मतलब यह है कि हम जो कहते हैं मान लो, नहीं तो राम राम। देखिए, ये कोई वार्ता नहीं है। और मैं एक बात कह रहा हूं, इसमें इंडिया अलायंस का क्या है? ये तो कांग्रेस और अखिलेश का इसके पहले भी दोस्ताना रहा है। ये तो बहुत पुरानी बात है, इसमें नई कौन सी चीज हो गई? तो जो 19 में जिस तरह से लड़ाई हुई थी, तब तो समाजवादी और बीएसपी एक साथ मिलकर लड़े थे, और उसके पहले अखिलेश और राहुल जी मिलकर लड़े थे। तो मेरा ये कहना है कि इस बार तो 2019 जैसी भी स्थिति नहीं है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि देखिए, बहुत क्लियर कट मामला है, ये सब जान चुके हैं। और मेरा यही कहना है कि 22 जनवरी से पहले विपक्ष का नारा था कि मोदी को हटाएंगे जी। अब 22 जनवरी के बाद सब कह रहे हैं कि आएगा तो मोदी ही, तो चलो इतनी सीटें इसकी कम कर सकते हैं। तो दिक्कत यही होती है, जब आप अवैज्ञानिक तरीके से कोई उद्देश्य घोषित करते हैं, उसका परिणाम यही होता है। पूरे 10 साल आप ये रहे कि मोदी को हटाना है, और अब जब चुनाव के 2 महीने रह गए हैं, तब आपका ही एक मान रहा है कि 24 में तो मोदी आ रहे हैं जी। तो भगदड़ इसलिए मची हुई है कि देखिए, एक मैं बात कहता हूं, रामचंद्र जी 14 साल के लिए वनवास गए थे, लौटे तो राजा होके राजा बन गए। यहां जो भी राजनीति में है, जो विपक्ष के नेता हैं जी, वो जानते हैं कि हमें 15 साल का वनवास काटना है, और 15 साल के वनवास के बाद भी कोई उम्मीद नहीं है जी, तब में लौटेंगे। तो आप बताइए कौन रुकेगा? बिल्कुल, तब तक तो पीढ़ी परिवर्तन का दौर भी कहीं ना कहीं एक तरीके से आगे दिखाई पड़ रहा होगा। रामकृपाल जी, महत्वपूर्ण चीज ये भी है, क्योंकि अगर यूपी के लिहाज से बात की जाए तो ये अपने आप में खासा महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में खुद जिस पीडीए के साथ आगे बढ़ने का पूरा एक दम्भ भरा था, वही पीडीए का नारा आज उनके लिए एक तरीके से दिक्कत पैदा कर रहा है। पार्टी के तमाम बड़े नेता खुद अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं कि साहब, आप जिनकी हिमायत करने की बात करते हैं, उनके खिलाफत करते खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं आप, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, सलीम शेरवानी हो, या फिर पल्लवी पटेल जैसे तमाम नेता जो एक साथ खड़े नजर आ रहे थे, आज मुखालफत करते नजर आ रहे हैं। उसका कारण है, जस्ट लोकसभा चुनाव से पहले ये मौका था आप इनको, अखिलेश जी को, कि पीडीए का एक झलक दिखाते। 3 राज्यसभा के कैंडिडेट इन्होंने घोषित किए, उसमें से कौन पीडीए का है? देखिए, एक तीनों नाम में से देख लीजिए, कोई नहीं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य या जो एक अभी महामंत्री थे एसपी के, उन्होंने भी नाराजगी व्यक्त की है, शायद छोड़ भी दिया है। उन सबका कहना, एक का कहना है कोई इसमें माइनॉरिटी का कैंडिडेट नहीं है। दूसरा यह है कि एक सुमन जी को छोड़ दीजिए, तो कोई भी उसमें किसी तरह का पिछड़ा या जो इनका ओपीडी है वो कोई भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि नारा देना अलग बात है, यथार्थ में आप क्या कर रहे हैं उसको देख करके सब समझ रहे हैं, इसलिए वो फूट होनी स्वाभाविक है। दूसरी बात, जो कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही है, मैं बताऊं, जहां जहां आप जीत सकने की जैसे उनको लगता है कि चलो यहां हम टक्कर दे सकते हैं बीजेपी को, सारी सीटों पर बिना बात किए आप कैंडिडेट खड़ा कर दे रहे हैं। जहां उनको मालूम है कि 100% हम नहीं जीतेंगे, हार जाएंगे, वो कुछ सीटें कांग्रेस को दे देंगे। तो इस तरह के समझौते का कोई मतलब होता भी नहीं, अगर हो भी जाए। बिल्कुल, अमेठी की लड़ाई भी बड़ा दिलचस्प होती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि न्याय यात्रा अमेठी पहुंची तो उधर स्मृति ईरानी भी अपनी यात्रा के साथ में जनता के साथ संवाद करती नजर आई, और खुली चुनौती है, आइए और अमेठी से चुनाव लड़िए, देखते हैं कैसे आप जीतेंगे। तो अपने आप में वो जो गढ़ रायबरेली अमेठी जो हुआ करता था गांधी परिवार का, आज वहां जाकर इस प्रकार की स्थिति हो जाए कि कांग्रेस, मैं आपको रोकना चाहूंगा, सीधे इस वक्त हम रुक करते हैं गुवाहाटी का, जहां पर इंडिया खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स का जो एक तरीके से आयोजन होने जा रहा है गुवाहाटी में, वहां पर प्रधानमंत्री